हेडिंग लिखो रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक रिलेशनशिप है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में जिसको रेकरेंस रिलेशन बोल के बोला जाता है। लिखो इसको, यही वो रिलेशनशिप है। पी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आर प्लस वन, पी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आर प्लस वन इंटू पी आर इंटू पी ऑफ आर। आर यहां पर नंबर ऑफ सक्सेस हो गया, लैम्डा हो गया आपका पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एनपी, ठीक है, और वन तो वन ही है, ठीक। अब इसके बेसिस पर देखो किताब में एक ही क्वेश्चन है, बस उसी को कर लेते हैं एंड देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हम लोग। लिखो हेडिंग, इफ द वेरिएंस ऑफ द, ये हेडिंग नहीं सॉरी, इसको पढ़ लो एक बार फिर बात करते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, वेरिएंस 2 होने का मतलब क्या होगा? अच्छा हाँ, लैम्डा ही 2, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर लैम्डा होता है। लिखो हियर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर दिस, ठीक है, फ्रॉम द रेकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको कुछ दिया हुआ है हेल्प के लिए, e टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, सिंस आपको लैम्डा पता है तो आप बहुत ही इजीली p ऑफ 0 खुद निकाल सकते हो। लिखो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोचो, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 0 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 0, और लैम्डा का आंसर आपको 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा e पावर -2 इंटू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू e पावर -2, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0.1353, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका एक तरीके से क्या आ गया बताओ, p ऑफ 0 आ गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि r इक्वल्स टू 1 का भी बताना है, 2 का, फिर ये 3 होना चाहिए था, 4 का और 5 का, सब बताना है आपको। अभी बताने का तरीका क्या होगा, देखो कि आप जानबूझ के ना r इक्वल्स टू, या पहले रिलेशनशिप लिख लो आप, लिखो रेकरेंस रिलेशन क्या था आपका, p ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन क्या, r प्लस 1 इंटू पी ऑफ r, ठीक है। p ऑफ 0 तो निकल गया आपका। अब इसके बाद में p ऑफ 1 निकालने के लिए आप इस वाले रिलेशनशिप का यूज कर सकते हो। इसके अंदर में अगर आप r इक्वल्स टू 0 बिठाते हो, ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में p ऑफ 0, और r इक्वल्स टू 0 बिठाने से 0 प्लस 1 का आंसर कितना होगा 1, तो ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1, क्लियर मेरे ख्याल में। और फिर यहां से फर्दर सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। लिखो पुटिंग r इक्वल्स टू 0, पुटिंग r इक्वल्स टू 0 we get putting r equals to 0 we get p of 1 is equals to 2 upon 0 plus 1 into p of 0, this is equals to 2 into p of 0 का आंसर आपके पास में था 0.1353, so सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 6 10 0 कैरी 1 6 1 7 और 2, तो पॉइंट या 0.2706, 0.2706, ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसी रिलेशनशिप में अगर आप r इक्वल्स टू 0 की जगह मानो कि r इक्वल्स टू 1 बिठा देते हो तो फिर यू विल सी कि यहाँ पर p ऑफ 2 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर क्या बन जाएगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 आपके पास में आया हुआ है, उसको यूज कर लीजिए तो आपको p ऑफ 2 भी मिल जाएगा। लिखो अगेन 2 का मैं निकाल देता हूँ, बाकी घर पे आप लोग देख लेना खुद से। अगेन p ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपके पास होगा लैम्डा अपॉन r प्लस 1 इंटू पी ऑफ मेरे ख्याल में r। अब यहां पर यदि आप r इक्वल्स टू इस बार 1 बिठा देते हैं तो यहां बन जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा का वैल्यू 2, नीचे 1 प्लस 1, और p ऑफ यहां पर आ जाएगा मेरे ख्याल में 1, सो 2/2 कट जाएगा, 1 इंटू पी ऑफ 1, p ऑफ 1 आपका निकाल के रखा हुआ था, इट वॉज 0.2706, सो अल्टीमेट आंसर 0.2706, ठीक है। ये p ऑफ 2 का आंसर हो गया। वापस से यही वाला रिलेशन, और इस बार यदि आप r इक्वल्स टू 2 बिठाते हैं तो इस तरफ ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट होगा p ऑफ 3, और उस तरफ क्या क्रिएट होगा p ऑफ 2। p ऑफ 2 का आंसर अवेलेबल है आपके पास में, उसमें बिठा दीजिए, p ऑफ 3 आ जाएगा। सिमिलरली p ऑफ 4 p ऑफ 5 सब निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे ख्याल में। तो इसके साथ में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा खत्म। रेकरेंस रिलेशन ऐसे भी आप याद करके रखना, क्या पता मान लो कि एमसीक्यू में पूछी लेकिन सारे में से कौन सा रेकरेंस रिलेशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बताओ,
तो वहां पर भी आपके काम में आ सकता है। ठीक है, नया हेडिंग लिखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपके सिलेबस का मतलब प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा बकवास है, उसको सुन लो अच्छे से और उसके अंदर फिर क्वेश्चंस पे हम लोग अटैक करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं टू बी ऑनेस्ट ये रियल थ्योरी नहीं है, ये थोड़ा फेक थ्योरी जैसा ही है कि कुछ भी बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन आपका बनने लग जाएगा। जो असली थ्योरी है ना वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में मैं थोड़ा सा नोट की तरह लिखवा दूंगा, क्योंकि उनसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इन शुरू में जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ दिस इज नॉट ट्रू थ्योरी, शुरू में बस इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सवाल बनने लग जाए आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रैंडम वेरिएबल का टाइप कितना है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का दो टाइप है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में फर्क क्या है, देखो कि अगर आपका x ऐसा वैल्यूज अटेन करता है कि एक वैल्यू के बाद कौन सा वैल्यू लेना है ये आपको एग्जैक्टली अच्छे से पता है। जैसे सपोज करो कि आप 3 बार डाइस उछालते हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ 5 दैट यू हैव ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 3 थ्रोज। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ 5 का क्वांटिटी कितना कितना हो सकता है, 0 1 2 3। ठीक है ना, तो 0 के नेक्स्ट नंबर क्या लेना है आपको पता चल गया 1, 1 के बाद क्या लेना है 2, ये आपको पता चल गया, 2 के बाद क्या लेना है 3। तो इस टाइप का कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर आप लेते हो, ठीक है ना, जिसमें आपको पहला नंबर और उसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए अच्छे से पता है, दिख रहा है आपको, उस टाइप के रैंडम वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो लिमिटेड हो। जैसे अगर मैं 3 ही बार मान लो कि डाइस को उछाल रहा हूं तो नंबर ऑफ हेड्स दैट आई माइट गेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 3 बार का डाइस उछाल रहा हूं तो नंबर ऑफ 5 दैट आई माइट गेट मे बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम कितना 3। ठीक है, लेकिन आप वो पिछले बार ना जो एक क्वेश्चन हम कर रहे थे कार हायरिंग वाला, उसमें जो डिमांड आ रहा था, आप सोचो कि उसके अंदर में मान लो कि मेरे पास में 2 गाड़ी है, मैं भाड़े पे लगाता हूँ। अब मैं रैंडम वेरिएबल मान रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिमांड जितना मैं रिसीव करूंगा उस चीज को, तो मेरे पास में डिमांड कितना आ सकता है बताओ, 0 डिमांड आ सकता है, 1 डिमांड आ सकता है, 2 डिमांड आ सकता है, 3 डिमांड आ सकता है, और ये क्वांटिटी कहां तक जा सकता है, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है स्टिल। लेकिन मैं इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही बोलूंगा, क्योंकि 0 के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए 1, 1 के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए 2, 2 के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए 3। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पास में 2.5 डिमांड आया या 3.2 डिमांड आया, ऐसा डिमांड तो कभी नहीं आ सकता। तो इस टाइप का कोई भी रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन जो अल्टीमेटली इस चीज को लीड करता है कि x इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज आप लिखोगे उसमें एक वैल्यू कॉमा नेक्स्ट वैल्यू कॉमा नेक्स्ट वैल्यू उस टाइप का आप बना सकते हो, जिसको उसको बोला जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अभी तक जितना भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा समझो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो नॉर्मल हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा, रैंडम वेरिएबल के बाद क्या पढ़ा हमने, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या फिर बर्नौली ट्रायल, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तीनों चीज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा चीज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से ही डील करता है। ठीक है, उसके बाद में एक समान आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसके अंदर में, मान लो कि इंडिया में बच्चा से लेके बूढ़ा तक का सबका आप हाइट नाप लो, पूरे इंडिया के पूरे फुल पॉपुलेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाइट का मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा तो क्या बोलोगे बताओ? लाइक 0 तो नहीं हो सकता है, कितना सेंटीमीटर मिनिमम, मान लो कि बच्चा जन्म लेने पे कितना लंबा रहता है, 80 सेंटीमीटर के आसपास रहता है मेरे ख्याल में। ठीक है, नहीं, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मान लो 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 80 सेंटीमीटर से जस्ट बड़ा जो बच्चा आपको मिला होगा तो विल यू बी एबल टू गिव मी सम स्पेसिफिक नंबर? आई थिंक नो, क्योंकि अभी वो 80.1, 80.12, 80.19, 80.17, 80.171, आप जितना प्रिसाइज करना चाहोगे उतना आपके पास में डेटा आता जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर से आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे लंबा आदमी इंडिया में कौन होगा बताओ? फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट 7.5 फीट मान लो आप, उससे ज्यादा तो क्या ही होगा, 7 फीट ही वैसे शायद सबसे ज्यादा है, बट चलो 7.5 फीट मान लो, उसके ऊपर नहीं हो सकता। आया बात समझ? तो अब अगर इस टाइप का रैंडम वेरिएबल आप एक्सप्लोर करते हो जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हो गया 80 सेंटीमीटर पे और मैक्सिमम कहाँ चला गया 7.5 फीट के आसपास, उसको भी मान लो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कर सकते हो। अभी क्या है कि इस डेटा का अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे 80 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा तो आपके पास में आंसर नहीं, और उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा तो आपके पास में आंसर नहीं। लेकिन आपको पता है कि 80 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 फीट के बीच में ही सब कुछ होगा, उसके इतर तो नहीं हो सकता, मतलब ना तो उसके लेफ्ट में जा सकता है और ना ही उसके राइट में जा सकता है। 10 फीट का आदमी तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर से अगर मैं इसके अंदर मैं आपको पूछूं कि एग्जैक्टली मेरे को वो वैल्यूज बताओ कि एक्स क्या क्या अटेन करेगा, तो शायद आपके पास में आंसर नहीं होगा।
आप मेरे को बार बार यही बोलोगे कि सर 80 से लेके 7.5 फीट के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली एक्स का वैल्यू ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो आप नहीं कह सकते। तो इस टाइप का रैंडम वेरिएबल से अगर आप डील करते हो ना, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, या सपोज करो कि मैं आपको ऐसा ही बोल दूं कि गुवाहाटी का एक वीक का कंटिन्यूअस हर टाइम स्टैम्प का आप मेरे को टेम्परेचर बता दो, एकदम से पगला जाओगे। मान लो कि आज से 15 दिन पीछे जाओ तो भयंकर गर्मी था, आज देख लो तो मतलब स्वेट शर्ट पहनने का नौबत आ गया है। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो फ्लक्चुएशन है भयंकर, इनफैक्ट एक दिन में ही बहुत भयंकर फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे देगा। सुबह 5 बजे अलग टेम्परेचर, शाम को अलग टेम्परेचर, और उसमें भी जितना प्रिसाइज आपका इंस्ट्रूमेंट होगा ना, आप उतना डीपली उसको मतलब क्या है कि मेजर कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि सुबह 9 बजे आपको 27 डिग्री दिखाई दे रहा था, 10 बजे हो सकता है कि 27.121, कुछ भी आप एकदम अंदर जा सकते। ठीक है, उतना आपको डिग्री दिखाई दे सकता है। तो फिर से आप क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि गुवाहाटी का टेम्परेचर मेरे को बताओ, तो आप कभी भी मेरे को ऐसा आंसर नहीं दे पाओगे कि सर 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, या 27 डिग्री, 27.5 डिग्री, 28 डिग्री, वैसा नहीं दे पाओगे। आप मेरे को कुछ ऐसा बोलोगे कि सर पूरे दिन में ना ऐसा है कि 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, अभी किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। सही कह रहा हूं? तो इस चीज को भी हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे, डिस्क्रीट में कि कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। मतलब जहां कहीं पर भी ये चीज बाइफर्केशन करना इतना इजीली संभव नहीं हो कि ये वैल्यू लेना है बाकी सबको छोड़ देना है, वो चला जाएगा आपके कंटिन्यूअस में। और जिस चीज में आप मतलब कि चुनिंदा वैल्यूज ले सकते हो, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी में भी लेट्स से लिमिटेड या अनलिमिटेड एनीथिंग, लेकिन अगर आप चुन सकते हो कि ये वैल्यू ही होगा बाकी कुछ नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी तक जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बातचीत मेरे से कर रहे थे, वो सारा का सारा आप समझिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे कर रहे थे। तो रैंडम वेरिएबल का नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप ऐसा समझिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किससे रिलेटेड है बताओ? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड। पहला डिफरेंस तो आपको ये समझ क्लियर मेरे ख्याल में। लिख के कोई फायदा नहीं है, ऐसे पढ़ लो इसको। देखो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट टेक्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, फाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी, लेकिन एक के बाद एक वो पता होगा हमको कि कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये इसलिए स्ट्रेस देके बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में पूछ ले कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन से रैंडम वेरिएबल का है, डिस्क्रीट का है कि कंटिन्यूअस का है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्क्रीट का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो देखो, a random variable is said to be continuous if it assumes any possible value between certain limits। certain limits मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको पता होगा, और जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज है वो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं होगा कि कौन कौन सा ले रहा है वो। ठीक है, इन सच केस इट टेक्स एनी वैल्यू इन एन इंटरवल। लाइक अगर हम अपने वाले एग्जांपल को रिकॉल करें तो 80 सेंटीमीटर से लेके हमारा अपर लिमिट क्या था, 7.5 फीट। ठीक है, आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 पर्सन। अब 1000 भी क्यों, पूरी इंडिया का पॉपुलेशन ही लगा दो आप, तो अपने आप ही मतलब क्या है कि आपको फील आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर ये नोट कर पढ़ो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में आता है कि क्वेश्चंस कैसे होगा। अब क्वेश्चंस कैसे होगा उसके लिए ये वाला चीज, इसको लिखो आप लोग, हेडिंग हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच। एक क्लैरिफिकेशन वापस पहले ही दे देता हूं कि ये जो बता रहा हूं ये एक्चुअल थ्योरी नहीं है, एक्चुअल थ्योरी से बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो पढ़ा दूंगा तो फिर क्वेश्चंस बनना बंद हो जाएगा आप लोगों से, वो इतना मतलब थोड़ा हाई लेवल का है। तो एक बार क्वेश्चंस कैसे बनेगा वो बता रहा हूं, और एक्चुअल थ्योरी को भी लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो लिखो, इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, हाउ टू अप्रोच में, इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स is following normal distribution, if a random variable capital X is following normal distribution, then we use the following steps. Then we use the following steps to find its probability. To find its probability. ठीक है, सबसे पहले लिखो नंबर 1, convert capital X into Z. Convert capital X into Z by using Z equals to X minus mu upon sigma. X minus mu upon sigma.
अब इसके अंदर में कौन से सिंबल का क्या मतलब है उस चीज को थोड़ा समझो। x जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, नॉर्मल वेरिएट। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर क्या बोलते थे उसको, बाइनोमियल वेरिएट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर क्या बोलते थे, पॉइजन वेरिएट। तो इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर x का नया नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेरिएट। तो लिखो x इक्वल्स टू नॉर्मल वेरिएट, x इक्वल्स टू नॉर्मल वेरिएट, z इक्वल्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, z इक्वल्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। फिर म्यू इज इक्वल्स टू मीन ऑफ x, म्यू इज इक्वल्स टू मीन ऑफ x, और सिग्मा इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। 2 नंबर पे लिखूं p ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू k, z लेस देन इक्वल्स टू k, और p ऑफ z लेस देन k, p of z less than k can be found from z table, can be found from z table, ठीक है। एक इसी सेकेंड पॉइंट के नीचे आप नोट लिखो, ठीक है। नोट में लिखो एरिया इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी in normal distribution, area interpretation of probability in normal distribution, ठीक है। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं फिलहाल थियोरेटिकली, अगेन आई विल नॉट गिव यू बैकअप कि ये कैसे आया क्यों आया, ठीक है। वो सच में मतलब क्या कि बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब अजीब सा चीज है वो, लेकिन कुछ चीजें जो थोड़ा आप अगर जान लोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए इजी हो जाएगा। इन सब को भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद लास्ट में मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दूं, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि ये जो z है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बताओ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये इसका नाम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक आप ऐसा समझो कि ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, देखो ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं इसको। ये z से रिलेटेड ग्राफ है, ठीक है ना। इस ग्राफ का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए, और फिर प्रोबेबिलिटी का भी अपना एक इंटरप्रिटेशन। इस ग्राफ का पहला प्रॉपर्टी ये है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, कि द टोटल एरिया बिलो दिस ग्राफ, ठीक है ना, दिस टोटल एरिया शेडेड पोर्शन, इसको माना जाता है 1। कितना माना जाता है बताओ, 1। जो ग्राफ है वो बहुत सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि z का जो ये वाला ग्राफ होगा, मैं फिर से एक बार बनाता हूं, सिमेट्रिक होने की वजह से बीचों बीच जो लाइन खींचूंगा उसके लेफ्ट साइड का टोटल एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ, और राइट साइड का टोटल एरिया इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा बताओ, टोटल एरिया कितना होता है 1 है, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज के टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होगा 1, इसीलिए टोटल एरिया 1। और सिमेट्रिक है बोल के आधा आधा में यदि काटोगे तो इस तरफ कितना हाफ, उस तरफ भी कितना, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसके बाद में थर्ड बात क्या है, देखो कि इस ग्राफ के एक्स एक्सिस वाले पार्ट में ना ऐसा होगा, देखो कि ये जो एकदम बीचों बीच वाला पार्ट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब आप ऐसा सोच सकते हो 0 जैसा, नंबर लाइन जैसा सोचो आप इसको, कि ये वाला 0 का पोजीशन, ठीक है। और इसके राइट साइड में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट में आओगे तो आपको मिलेगा -1 -2 -3 एंड सो, ठीक है। और नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू कोई भी नंबर, लेट्स से एक बार के लिए मान लो कि 4, ठीक है, इसका या प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 4 का मीनिंग क्या होता है इस ग्राफ के एस्पेक्ट में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो आप यहाँ पे कि फिर से मेरे को एक बार ये ग्राफ बना लेना चाहिए इस तरीके से, ऐसा। ये हो गया मेरा 0 वाला पॉइंट, ये इसको छोड़ो, एक काम करते हैं, एक लाइन ऐसे बना दे। ये जो पॉइंट है ये 0 वाला पॉइंट है। अब ये जो 1 2 3 ये किधर होगा, ये इधर होगा 1 2 3 4, ठीक है। और आपको अगर सपोज करो कि 4 से नीचे का प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो इसको ढूंढेंगे तो हम टेबल के हेल्प से, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि इस कर्व के नीचे
इस 4 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉन होगा और उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में कर्व के नीचे जो भी एरिया ये लाई कर रहा है ना, इस एरिया का जो भी वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल रिप्रेजेंट दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट एवरीथिंग, थोड़ा ध्यान से सोचना। z को बोलते क्या है बताओ, थोड़ा जोर से ट्राई करो सब लोग। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। वी नो कि z इज सपोज टू रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। सो इसका एक ग्राफ होगा। सबसे पहले ग्राफ जो है वो ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होने की वजह से बीचों बीच एक लाइन एग्जिस्ट करेगा, वो एक्चुअली जीरो वाला लाइन होता है। जीरो वाले लाइन के लेफ्ट में टोटल एरिया कितना होगा इसका हाफ, राइट में टोटल एरिया कितना होगा हाफ। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फिर आप समझो कि इसका जो नीचे वाला ये एक्स एक्सिस जैसा जो लाइन है, ये नंबर लाइन की तरह बिहेव करता है, जिसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, राइट साइड में सारा 1 2 3 4 मिलेगा आपको, और लेफ्ट साइड में सारा आपको -1 -2 -3 -4 मिलेगा। ठीक है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आप ढूंढना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि जैसे आपको P ऑफ Z लेस देन 4 का आंसर चाहिए, तो P ऑफ Z लेस देन 4 को आप एरिया से ऐसे एसोसिएट करोगे कि ये वाला ग्राफ बनेगा, इसके एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं 4 का पॉइंट होगा, उस 4 के पॉइंट पर आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में एरिया के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ना, सॉरी इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, उस एरिया का वैल्यू विल रिप्रेजेंट इसका प्रोबेबिलिटी। और इसमें क्या है कि z लेस देन 4 का प्रोबेबिलिटी और z लेस देन इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी सेम ही मान के चलेंगे, क्योंकि कोई खास डिफरेंस नहीं है उसके बीच। ठीक है, ये बस इंटरप्रिटेशन आपको सिर्फ पता होना चाहिए और कोई खास बात नहीं। बाकी हम क्या है कि सारा काम तो टेबल के हेल्प से करें, और ये जो वैल्यू है यही चीज एक्चुअली आपको एक टेबल के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, आ रहा है समझ यहां तक। नेक्स्ट एक चीज, अगर वो चीज सच में आपको समझ में आया है तो इस चीज को आप थोड़ा सा मेरे को बताओ कि इस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके बता सकते हो। मतलब इस एरिया का वैल्यू सिमेट्रिक होने की वजह से पूरा 1 था, तो सिमेट्रिक होने की वजह से ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये तो समझ में आता है। अब अगर इसको आप वो P के रोटेशन में अगर लिखना चाहो तो इस पार्ट को क्या लिखोगे सोचो। मेरे ख्याल में P ऑफ Z, ये कौन सा पॉइंट है, ये तो 0 वाला पॉइंट होगा आपका, तो वो कौन सा पार्ट है आपका, 0 से आगे वाला पार्ट है। यू विल राइट P Z ग्रेटर देन 0, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट P व्हाट Z सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली इस एरिया के लिए वो P वाला नोटेशन क्या होगा बताओ, P ऑफ Z लेस देन 0, या फिर क्या बताऊं P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये सब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। ठीक है, बस आप यहां पर एक ही चीज समझो कि इसका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा ना, वो इस एरिया से आता है। लेकिन एरिया हमको बार बार कैलकुलेट नहीं करना होता है, इस एरिया के एक टेबल बना के हमको पहले से दिया हुआ है, टेबल देखेंगे वैल्यू निकालेंगे। लेकिन टेबल से जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हम लिखेंगे ना, उसका इंटरप्रिटेशन ही है। ये चीज आपको समझना। थोड़ा एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूं, शायद कंफर्टेबल फील करोगे। मान लो कि मैं ऐसा कुछ लेना चाहूं, P ऑफ लेट्स से Z लेस देन मान लो कि -5 लिखा। कैन यू गेस कि इसका एरिया इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सोचो। एक पहले बेल शेप्ड कर्व ऐसा बना दूंगा मैं, यहां पर ये क्या रहेगा आपका 0। अभी -5 उधर होगा कि इधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। -5 वाले में ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा लाइन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये मान लो कि -5 का पॉइंट है, आपका एरिया कौन सा है, राइट साइड लेफ्ट साइड किधर, येलो लाइन के लेफ्ट, येलो लाइन के लेफ्ट और ग्राफ के नीचे। ये एरिया जो है वो इस सिचुएशन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ये वैल्यू हमको टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन एरिया रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये इंटरप्रिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करूँ। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। ये सब थोड़ा सा लिख लो आप लोग, ये सारा बात लिख लो आप नोट के अंदर। सुनो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। नोट मेरे ख्याल में ये हो गया होगा, नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ये यहां तक भी हो गया तो चलेगा। करो जल्दी करो। देखो आगे बढ़ रहा हूं यहां से। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। The questions may be of 3 types. The questions may be of 3 types. आप लिख सकते हैं, पहला फाइंड पी जेड लेस देन इक्वल्स टू के और पी जेड लेस देन के। ये बोर्ड से कॉपी कर लो जो भी लिखा हुआ।
देखो एक बार मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा आप लोगों को, जब भी जो मैंने आपको एरिया वाला बात समझाने का ट्राई किया कि जब कभी भी आपको पी जेड लेस देन 4 या लेस देन इक्वल्स टू 4 चाहिए तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा। एंड फिर से मैं बोलूंगा कि ये जो एरिया का वैल्यू है ये हमको एक टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन टेबल का एक ड्रॉबैक ये है कि बस इसी फॉर्मेट का वैल्यू टेबल दे सकता है आप, लेकिन कोई और सिचुएशन अगर आपको चाहिए तो वो डायरेक्टली टेबल आपको नहीं दे पाएगा। अब इससे एसोसिएटेड मैं क्या बात करना चाहता हूं, आप देखो सवाल आपके 3 टाइप का आ सकता है। ये हो गया पहला टाइप कि किसी एक नंबर से लेस रखना है आपको z को, या लेस देन इक्वल्स टू रखना है, तो इसका वैल्यू तो आपको डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा, तो इसमें ज्यादा माथापच्ची है नहीं। फिर कभी कभार टेबल तो ठीक है आपको यही वैल्यू देगा, लेकिन क्वेश्चन देने वाला तो आपको ये भी पूछ सकता है कि z ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम नंबर बता दो, या z ग्रेटर देन k बता दो। ये क्वेश्चन देने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि z लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स बता दो आप, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए टेबल से ही, क्योंकि टेबल में आपको हमेशा इस टाइप का वैल्यूज ही मिलेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए प्रोटोकॉल थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको 2 जगह एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं तो फिर इसको एज अ फॉर्मूला मान के हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहला सपोज करो मैं फिर पूछूंगा आपसे z लेस देन इक्वल्स टू अगर 5 चाहिए आपको तो इसके लिए क्या होगा कि ग्राफ वाला इंटरप्रिटेशन अगर आप सोचो तो ये हो गया 0 का सिचुएशन, 5 यहाँ कहीं पर होगा और इसके पहले का सारा एरिया, और ये आपको क्या है कि डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि अगर क्वेश्चन देने वाला आपसे पूछता है कि p ऑफ z ग्रेटर देन 5 बताओ, ठीक है, तो आप सोचो कि ग्राफ के हिसाब से वो आपसे कौन सा एरिया मांग रहा है। ये हो गया 0, ये हो गया 5, और ये राइट वाला एरिया मांग रहा है वो आपसे, लेकिन राइट वाला एरिया तो डायरेक्टली टेबल में है ही नहीं है आपके पास, आया बात समझ। तो मैं ये काम करता हूँ कि इस एरिया को मान लो कि x बोलता हूँ, इस एरिया को एक बार के लिए y बोलता हूँ। y मेरे को चाहिए लेकिन टेबल में मेरे को y मिलेगा नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि x प्लस y का आंसर कितना होगा, 1 होगा, और x मेरे को टेबल में मिल जाएगा, आया बात समझ। तो यहां से y का आंसर क्या हो सकता है सोचो, 1 माइनस एक्स, और x कौन है, x तो यही है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, चाहिए हमको था z ग्रेटर देन 5 का आंसर, लेकिन ये मिलेगा कैसे, 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन 5 या लेस देन इक्वल्स टू 5, व्हाटएवर यू से। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। तो व्हेनेवर यू नीड z ग्रेटर देन समथिंग तो उस टाइम पर 1 माइनस वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज द सेकंड आइडिया। और थर्ड आइडिया ये हो सकता है कि p ऑफ z लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स, लेट से 5 और 7 ले लेता हूं मैं, ये चाहिए आपको। तो इसके लिए आइडिया क्या हो सकता है, देखो क्या फिर से ग्राफ पे फोकस करो। मान लो ग्राफ इस टाइप का कुछ आएगा आपका, ये हो गया 0 वाला सिचुएशन, यहाँ कहीं पर शायद 5 वाला सिचुएशन, और यहाँ कहीं पर शायद 7 वाला सिचुएशन। तो आपको अगर ये वाला चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब आप कौन से एरिया पे फोकस करना चाहते हो सोचो। आप मेरे ख्याल में ये 5 से 7 वाले पार्ट पे फोकस करना चाहते हो, बट दुख का बात ये है कि टेबल में डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा आपको। टेबल में क्या मिलेगा वो सोचो। तो टेबल में आपको एक मिल जाएगा मेरे ख्याल में कि 5 के लेफ्ट में ये मिल जाएगा आपको टेबल के अंदर। ये क्या होगा बताओ, जो ये मैंने अभी बनाया है ये वाला होगा मेरे ख्याल में p ऑफ z लेस देन 5, इससे मिल जाएगा, ये आपको टेबल में अवेलेबल होगा। और टेबल में क्या अवेलेबल होगा आपके लिए, तो मेरे ख्याल में समझना ध्यान से, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, 7 के पीछे कंप्लीटली एकदम बैक साइड तक ये भी अवेलेबल होगा टेबल के अंदर, आया समझ। ये कितना होगा बताओ, मतलब ये रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, p ऑफ z लेस देन 7, ठीक है। अब आप सोचो कि इस रेड वाले एरिया में से अगर आप ये येलो वाला एरिया माइनस कर देते हो, ठीक है ना, येलो वाला एरिया यहां तक जा रहा है, यहां तक, तो रेड में से अगर आप ये येलो वाला माइनस कर देते हो, ये वाला पार्ट, तो क्या बचेगा आपका पास, शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि p ऑफ z लेस देन 7, यानी कि 7 के पीछे का टोटल एरिया माइनस p ऑफ z लेस देन 5, 5 के पीछे का टोटल एरिया, ठीक है। इसीलिए जो आपका फॉर्मूला है वो देखो इस तरीके से चेंज होता है कि ये वाले पार्ट का तो सीधा टेबल से मिल जाएगा, ग्रेटर देन वाला अगर चाहिए तो 1 माइनस लेस देन वाला में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसका वैल्यू टेबल में नहीं है, टेबल में इसका वैल्यू है, ठीक है। और बिटवीन 2 नंबर्स का सिचुएशन अगर आपको चाहिए तो वापस आप इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करो कि राइट वाला नंबर लेस देन माइनस लेफ्ट वाला नंबर से लेस देन, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टेबल में ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। अब हम क्वेश्चंस को बिगिन कर सकते हैं। ये अब लिखने का जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने आपको कि 0 के राइट साइड का टोटल एरिया देखते हो तो वो भी हाफ होगा, और 0 के लेफ्ट साइड का टोटल एरिया देखते हो तो वो भी कितना होगा आपके लिए, हाफ होगा, ठीक है मेरे ख्याल में। चलिए शुरू करें, आप बुक खोल लीजिए, बुक एक बार दिखाऊं,
बुक में बिल्कुल पीछे ना आप देखना, एक टेबल होगा आपके पास में, नए वाले में मेरे ख्याल में पेज नंबर 673 में है वो टेबल। मैं वैसे इसका वाला टेबल ही यूज करना चाहूंगा ताकि मैं दिखा सकूं। पेज नंबर 673, 673 मिला। अब देखो इस टेबल का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो आपका टेबल जो है ना वो इस टाइप का है, जिसको मैंने नेट से लिया है, तो हो सकता है कि ये वैल्यूज मेरे वाले का और आपके वाले का मैच ना करे, लेकिन सोचना कैसे है वो मैं आपको थोड़ा हेल्प करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो कि आपको क्या चाहिए, पी जेड लेस देन 1.5 चाहिए, तो आपको क्या है ना कि टेबल में जाना पड़ेगा, ये जेड का वैल्यूज है, ठीक है, और जेड के वैल्यूज में आप देखो कि पहले एक नेगेटिव वैल्यूज का पेज है और एक पॉजिटिव वैल्यूज का पेज। मेरे को कौन सा वाला चाहिए बताओ, 1.5 का चाहिए, तो पॉजिटिव वाले पे आ रहा हूं मैं, इस कॉलम पे फोकस कर रहा हूं, देखो आप, ठीक है, 1.5 वाले पे, ये जेड का कॉलम। तो पहले मैं, सिंस मेरे को क्या चाहिए वो आप देख लो, 1.5 से लेस चाहिए, तो मैं 1.5 वाले पे फोकस कर रहा हूं। अच्छा यहां पर भी ना मैं एक काम और भी कर देता हूं, देखो कि हो सकता है कि मेरे को z लेस देन 1.52 चाहिए होता, ठीक है। इसका आंसर कैसे निकालना है, इसका कैसे निकालना है, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, उस चीज को समझ लो फिर आपका काम हो जाएगा। तो 1.5 ही अगर लिखा हुआ है तो इट मींस कि 5 के बाद में और कोई डिजिट वगैरह है नहीं वहां पे, तो इसमें आप क्या सोचोगे, देखो ध्यान से कि यहाँ पे आप, एक सेकेंड, 1.5, इसके बगल में देखो नंबर क्या है ये, और ये कौन सा सिचुएशन है, तो ये 0 वाला सिचुएशन। लेकिन यहीं पर अगर आपको P ऑफ Z लेस देन सपोज करो कि 1.52 चाहिए होता ना, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि ये 1.5 का हो गया, और ये जो 2 है ना, ये एक तरीके से आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, देखो 1.5 प्लस 0.02 में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको 1.52 चाहिए होता तो वो जो 2 है वो आप यहां पर ढूंढते, ये देखो ये वाला, और फिर आपको इसी रो के अंदर में ये वाला हो गया 1.50 का वैल्यू, ये वाला काइंड ऑफ हो गया 1.51 का वैल्यू, और ये वाला हो गया काइंड ऑफ इसके बगल वाला ये 0.9357, ये किसका वैल्यू हो जाएगा बताओ, 0.2 को ऐड कर दो इसमें तो 1.52 का वैल्यू। तो अगर मान लो कि 1.5 के फर्दर और डेसिमल नंबर्स कुछ लिखा हुआ है ना, तो 1.5 तो आपको यहां मिल जाएगा, लेकिन जो बाद का डेसिमल नंबर है वो आपको फर्स्ट रो में देख के निकाल। अब यहीं पे सपोज करो कि मेरे को P ऑफ Z लेस देन 1.59 चाहिए होता, तो मैं इसको कैसे सेटल डाउन करता कि 1.5 के रो में ही देखता, और बाद में मैं 0.9 वाला ले लेता। देखो तो इस लाइन में जाते 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 आई थिंक यहाँ पर हम एंड करते 0.999441। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तरीका है इसको सोचने का, ठीक है। और इसका मैं चाहूंगा कि मैं आपको ग्राफ में भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन समझाऊं। जैसे यहां पर देखो कि ये हो गया हमारा वो बेल शेपेड कर्व, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 वाला पॉइंट, 1.5 कहां होगा, इसके राइट साइड में कहीं पर थोड़ा सा 1.5, और 1.5 पे आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है बताओ, 0.9332, ठीक है ना। तो 0.9332 का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.9332। हालांकि इसका कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे एरिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये पार्ट अगर 0.9332 हो गया तो ये जो बचा हुआ पार्ट है जो हमको नहीं चाहिए, तो वो कितना होगा, 1 माइनस वो वाला। तो ये आइडियाज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, फिर वो जो भी पूछे आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करके बता देना। क्लियर मेरे ख्याल में? 3 तक नहीं जाएगा, फिर 3 का अगर हुआ तो वो वैसा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उतना प्रिसाइज टेबल। ये टेबल जो है वो बहुत ही मतलब समझो कि एलिमेंट्री लेवल का टेबल है, ठीक है ना। 3 डिजिट तक अगर हुआ तो वो 3 डिजिट तक का समहाउ आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उतना प्रिसाइज टेबल देगा वो आप, ठीक है। हाँ ग्रेटर में हुआ तो अभी आ जाएगा, देखो वही चीज का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था ना आपको यहाँ पे कि अगर वो ग्रेटर में हुआ तो फिर आप पहले उसको चेंज करोगे 1 माइनस लेस देन बना के, और इसका वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगा। हर बार देखो टेबल हमको सिर्फ लेस देन वाला वैल्यू ही दे सकता है, टेबल हमको और कुछ नहीं दे सकता है। और कुछ मॉडिफिकेशन अगर क्वेश्चन में है तो पहले उसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे हम, फिर लेस देन वाले पार्ट का वैल्यू हम टेबल से ढूंढेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। रिपीट करूं क्या, हो जाएगा? हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो टेबल आप लोग खोल के रखो और फटाफट फटाफट आप आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर तो ढूंढ लिया हमने, कितना है बताओ, 9332। सेकंड वाले का आंसर बताओ फटाफट, मैं ढूंढूं कि आप लोग ढूंढ के बता रहे हो? बता रहे हो ना? 1-2 का थोड़ा मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूं आपके साथ में। 1 सेकेंड, हाँ बताना कितना था हम लोग का, 1.23 ना। तो 1.2 ये रहा शायद, उसका 0, 1, 2 और 3,
0.8907, यही है उसमें भी शायद, ठीक है, उस तरीके से ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसका आंसर सीधा हो जाएगा 0.8907, चलेगा मेरे ख्याल में। इसका बताओ, देखो इसमें अब ज्यादा टाइम मत लगो, एक एक लाइन का ही फटाफट कॉपी करते जाओ, ठीक है ना, ये वाला। इसका देख के बताओ, ये आपको प्रीवियस पेज में मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखना, ये नेगेटिव वाले में 1.05 है, हाँ, तो -1.0 वाले में आपको आगे जाना होगा, तो आई थिंक 0 1 2 3 4 5 1469 यही है, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 0.1469। इसका आंसर बताओ। अब यहां एक बार पहले देख लो, ये ग्रेटर देन आ गया तो इसको डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, क्या करोगे बताओ, 1 माइनस पी ऑफ जेड, अब ये हो जाएगा लेस देन बोलो या लेस देन इक्वल टू बोलो, एक ही बात है, -1.83। अब आप देखो कि 1.83 में मतलब -1.83 में क्या है आपके पास, 1.8 ये रहा, 0 1 2 3 0.336 है, नहीं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.336, और क्या बचेगा बताओ, अच्छा 336 जीरो ही था क्या, अच्छा 0.336 था, 0.0336 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 0.9664, ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलें आगे। इसका बताओ, इसको डायरेक्टली टेबल से ढूंढ पाओगे कि पहले चेंज करना होगा, पहले चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा ये बताओ, पी ऑफ जेड लेस देन 3.07 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन 2.15, दोनों का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 3.07 बताओ पहले, 3.07 हालांकि आपको 3.0 के हेल्प से मिलेगा, हाँ, तो ये 1 2 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 0.9989 क्या, तो ये हो जाएगा 0.9989, और माइनस इसका देखो 0.942, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 0.0144, ठीक है 7, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या होना चाहिए, P ऑफ Z लेस देन -1.45 और माइनस पी ऑफ Z लेस देन -2.38, देखो फटाफट टेबल, -1.45 पे कितना आ रहा है देखो, (9265) ठीक है, और ये वाला आप शायद पॉजिटिव वाले का देख रहे हो, नेगेटिव वाले का देखना ना, ठीक है ठीक है, वो सब मिस्टेक शुरू में होगा आप लोगों से। कितना आ रहा है बताओ, 735 बस, अच्छा हाँ, मतलब 4 डिजिट में होना ही चाहिए, और माइनस ये वाला कितना है, 0087, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, फास्ट, जीरो पॉइंट 0.0648, डन मेरे ख्याल में। अगला देखो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में P ऑफ Z लेस देन 1.87 और माइनस P ऑफ Z लेस देन -0.78, चेक करो फटाफट, इसका बताओ, 96983, ओके, और ये वाले का 0.2177, और सब्ट्रैक्ट करके 16, बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, ये आ रहा है, नहीं ऊपर का वैल्यू सेम ही लिया ना,
ठीक है, मेरे ख्याल में अभी फील आ गया आपको कि करना कैसे है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं यहां से। इसको देखो, इसमें भी क्वेश्चंस के ऑर्डर को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सारा एग्जांपल ही करेंगे हम, लेकिन बुक का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो फटाफट इस क्वेश्चन को। गिवन दैट मीन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल x इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, इसका क्या मतलब होगा? म्यू आपका 12 है और सिग्मा आपका कितना है? 4। आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि z स्कोर ऑफ डेटा पॉइंट 20, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमको पता है ना कि कुछ भी करने के लिए z होना बहुत जरूरी। टेबल जो है वो z को लेकर रिस्पॉन्ड करता है, ना कि x को लेकर। इसमें क्या किया है वो कि डेटा पॉइंट 20 का मतलब है कि आपको x बता दिए, x 20 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग z क्या होगा ये आपसे पूछ लिए, ये इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और z में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला जो आपको याद होगा, हाउ टू अप्रोच में एकदम पहला स्टेप जो लिखा था, z इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सारा वैल्यूज है आपके पास में, तो आई थिंक 20 माइनस 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 8/4। सॉल्व करने पे 2 आ जाए। आया समझ? अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, द डेटा पॉइंट इफ इट्स z स्कोर इज 5, तो ये उल्टा हो गया, z दिया आपको, x निकालना है आपको, ठीक है ना। सेकेंड वाले क्वेश्चन में z आपको दिया हुआ मेरे ख्याल में कितना? 5, और इसके करेस्पॉन्डिंग x ढूंढना है आपको, ठीक है। तो तरीका वही होगा, z इक्वल्स टू क्या? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अभी z का आंसर कितना आ जाएगा? 5। x का आंसर आप ढूंढ रहे हो, म्यू आपको कितना दिया हुआ है इसमें? 12, और अपॉन सिग्मा इज 4। सो 20 और 12 को इधर लिया तो प्लस 12 इक्वल्स टू x। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे ख्याल में 32, ठीक है। और डेटा पॉइंट इफ इट्स z स्कोर इज -2, ठीक है, तो ये भी सेम ही है, आपको z दिया है, x पूछा है। देखना ध्यान से थर्ड पार्ट के लिए। z हमको दिया हुआ कितना? -2, और x हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस एम्प्लाइज -2 इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू के जगह पर 12 और सिग्मा के जगह पर 4। सो दिस एम्प्लाइज -8 इज इक्वल्स टू x माइनस 12। सो x इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 4, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, ये ध्यान से सोचोगे ना तो क्वेश्चन नंबर जो पहला हमने किया उसी का जेरोक्स, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये वाला इसी का जेरोक्स है, बस इसमें उसमें क्या अंतर है कि इसमें z दिया हुआ था तो हम सीधा टेबल को रेफर कर पा रहे थे उसमें, लेकिन शुरू में वो लोग क्या किया कि हमको x में उलझा दिया थोड़ा सा, तो हम x से तो टेबल नहीं देख सकते। टेबल तो किसके लिए बनाया गया था? z के लिए। तो पहले आपको x को z में कन्वर्ट करना होगा, और फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने अप्लाई किया था सेम इसके लिए भी अप्लाई कर, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी फटाफट आप लोग टेबल में देखते रहना। आपको बोला हुआ है कि म्यू कितना है इसका? 10, और सिग्मा कितना है? 2। तो 13 का क्या हो जाएगा? देखो p ऑफ, इसको आप लिख सकते हो z लेस देन 13 माइनस 10 अपॉन 2 मेरे ख्याल। मतलब ये जो दिया हुआ ना आपको 13, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ? x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ। और x को अगर आप z में चेंज करना चाहते हो तो फॉर्मूला तो वही था ना आपका, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब देख लो कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, z इज इक्वल्स टू होता था x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो z पहले कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और इसके जगह पर लिखा है x के जगह पर 13 माइनस म्यू के जगह पर 10 और सिग्मा की जगह पर 2। तो इस चीज को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ये चीज x में है और चेंज करने के बाद में ये किस में आ जाएगा? z में। अब आप पहले इसको ठीक कर लो तो क्या हो जाएगा सोचो, p ऑफ z लेस देन मेरे ख्याल में 1.5, ठीक है। और इसको फिर आप टेबल से ढूंढ सकते, देखो टेबल में कितना, ये कैसे वो पूछ रहे हो, गलत कर दिया है कुछ मैंने? ठीक है ना सब कुछ? कैसे वो हम एक बार और बोल रहा हूँ, सुनना थोड़ा ध्यान से। ये क्या है? 13 x का वैल्यू, ठीक है। लेकिन टेबल आप किसके लिए देख सकते हो? x के लिए नहीं देख सकते, टेबल आप z के लिए देख सकते हो। और x को z में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर x का खुद का वैल्यू कितना है? 13, तो x की जगह पर आप 13 बिठा दोगे। फिर म्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ कि म्यू कितना लेना है आपको? 10, तो x माइनस म्यू यानी कि 13 माइनस 10, और सिग्मा की जगह पर आपको 2 बोला हुआ है तो उसकी जगह 2 बिठा दो। अब ये जो स्ट्रक्चर आप लगा दोगे तो फिर क्या है कि जो वैल्यू नया आएगा
वो इस नंबर का करिस्पॉन्डिंग z वैल्यू है, तो x भी चेंज होकर z में चेंज हो जाएगा, और फिर यहां से आप टेबल रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यही एक्स्ट्रा काम करना था इसके अंदर। अब बताओ टेबल से 1.5 का क्या है आंसर, 0.9332। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 16 को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो डायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं हो सकता है, क्या होगा पहले z में चेंज। तो पहले आप इसको करोगे x के जगह पर z ग्रेटर देन 16 की जगह क्या लिखोगे बोलो, 16 माइनस 10 अपॉन में 2। सेम फॉर्मूला, बस क्या कि x को हम किस में चेंज कर रहे हैं, z में। ठीक है, सॉल्व करके वो पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 3। अभी लेकिन z ग्रेटर देन 3 का आंसर तो टेबल में मिलेगा नहीं हमको। ठीक है, तो पहले हमको फॉर्मूला से चेंज करना होगा इसको। क्या करोगे बताओ, 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 3, और 3 का देखो कितना है, 9986। तो क्या बचेगा आपके पास, 0.0014। ये आपका आंसर। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा कि दिस इज सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी डिड। ठीक है, बस इसमें क्या है कि x है तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड चेंज x इनटू z, बाकी सब सेम अंडरस्टैंडिंग आप लगाते थे। ठीक है, इसको देखो 3 नंबर वाले में क्या हो जाएगा बताओ, दोनों को ही चेंज करना होगा शायद। 12 का चेंज करके क्या आएगा सोचो, 12 माइनस 10 बाई 2, और 14.5 का क्या होगा, 14.5 माइनस 10 बाई 2, और बीच में x बदल के अब क्या हो जाएगा आपका z। ठीक है, अगले स्टेप में नंबर्स को ठीक करूं तो मेरे ख्याल में यहां पर 1 लेस देन z लेस देन ये कितना हो जाएगा, 4.5 बाई 2, 2.25। ठीक है, और आंसर आपका फिर हो जाएगा p ऑफ z लेस देन 2.25 माइनस p ऑफ z लेस देन 1। ठीक है, टेबल में देखो एक बार 2.25 में कितना है, 9878। ओके, और 1 पे फिर से बोलो एक बार, 8413। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा, 165। हाँ हाँ, वो तो गिवन ही है कि हर बार वही लगाना है 0 पॉइंट। ठीक है, मेरे ख्याल में 8 का बताओ, P ऑफ Z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 अपॉन 2। तो मेरे ख्याल में P ऑफ Z ग्रेटर देन -1। अब इसका तो टेबल कुछ कर नहीं पाएगा, तो आपको करना होगा 1 माइनस पी ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू -1। अब देखो -1 पे कितना है, 1587। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8413। ये आपका आंसर। 9.8 वाले को भी देख लेते हैं। P ऑफ Z लेस देन ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 9.8 माइनस 10 अपॉन 2, तो 1.2 मेरे ख्याल में Z लेस देन -0.6 या 3। ये शायद गलत बोल रहा हूँ क्या, रुको, अच्छा 0.2 ही है, नहीं तो 0.1 हो जाएगा ना फिर, -0.1। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी चेक करो टेबल में क्या है इसका आंसर। अच्छा, इसका वैसे डायरेक्ट मिलेगा कि तामझाम करना होगा, नहीं लेस देन है तो डायरेक्टली ही मिल जाएगा। बोलो 5 ऐसा 0.4630 4602। ठीक है, देखो आया समझ, चलें आगे। देखो इसको, अच्छा देखते हैं इसको। द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बढ़िया बात है, विथ मीन इतना यानी कि म्यू आपका 50 हो गया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना यानी कि सिग्मा आपका 2 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव वेट लेस देन 45 kg। ठीक है,
तो ये वापस से बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक चीज गेस करना है कि जो 45 है ये क्या है आपके लिए, एक्स की जेड। अभी तो ये एक्स है, लेकिन आप टेबल रेफर कब कर पाओगे, जब ये जेड में चेंज हो जाएगा उसके बाद। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको चाहिए पी ऑफ एक्स लेस देन 45, राइट। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको चाहिए पी ऑफ एक्स लेस देन 45, दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ जेड लेस देन, अब कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 45 माइनस 50 अपॉन 2, तो क्या होगा सोचो, पी ऑफ जेड लेस देन माइनस 2.5 शायद, क्या ठीक है। और देखो टेबल कितना है, 00, ये आंसर है, चलेगा। सेकेंड पार्ट के लिए मोर देन 54 है, क्या मतलब है, एक्स ग्रेटर देन 50, ये चाहिए आप, ठीक है। टेबल रेफर कर सकते हो इसके लिए कि नहीं कर सकते, नहीं, क्या करना होगा, पहले z में चेंज करो, तो z पहले ग्रेटर देन 54 माइनस 50 अपॉन में इट वाज 2, तो आई थिंक p ऑफ z ग्रेटर देन 2 चाहिए आपको, सही कह रहा हूं। और इसका भी टेबल से आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो क्या करना होगा, 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2। अब टेबल से देखो 0.92, अच्छा सॉल्व करें कितना आएगा, 228, ये आंसर है आप, ठीक है, क्लियर ना। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है बताओ, ये 48 और 56 के बीच में होना चाहिए, मतलब P ऑफ 48 लेस देन x लेस देन 56, हालांकि इसका कुछ कर नहीं पाएंगे हम, तो P ऑफ 48 को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 50 अपॉन में 2 लेस देन आई थिंक z और लेस देन 56 माइनस 50 अपॉन में 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ, फर्स्ट वाले में शायद -1 लेस देन z लेस देन 3 आ जाएगा शायद यहाँ पे, और अगले पेज पे आप इसको सॉल्व करोगे तो P ऑफ -1 लेस देन z लेस देन 3, तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा P ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस P ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू -1। अब बताओ 3 का कितना है, 9986 और -1 का 1587, ठीक है। सॉल्व करने पे थोड़ा जोर से बोलो, 8399, ऐसा, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो आगे, नेक्स्ट देखो, इसको पढ़ लो एक बार फिर बात करते हैं, 2 मिनट एक बार मेरी तरफ देखना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ब्लेड वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, जिसमें पहले हमको एक पैकेट के लिए निकालना पड़ा था सब कुछ, और फिर आउट ऑफ 10,000 पैकेट के कंसाइनमेंट में डिसाइड करना था कि कितना उस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो आइडिया ये होता था कि पहले एक पैकेट का निकाल लो और फिर जितना बड़ा कंसाइनमेंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि पहले हम एक स्टूडेंट 33 से कम स्कोर करेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और फिर आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट अगर मेरे को कमेंट करना है तो एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट वुड बी द ब्रॉड आइडिया, ठीक है। सेम 50 से ज्यादा के लिए भी एक का पहले निकालोगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर 30 से 45 के बीच का भी निकालोगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लिखो, पहले नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं, लिखो, पहले लिख लो आप हियर म्यू इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 30, सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 10। अब लिखो फॉर वन स्टूडेंट p ऑफ x लेस देन 33 इज इक्वल्स टू p ऑफ क्या z लेस देन आई थिंक 33 माइनस 3 030 अपॉन 10, सही कह रहा हूं क्या। तो p ऑफ ये क्या हो जाएगा z लेस देन 0.3। अब देखो एक बार कि z लेस देन 0.3 का क्या होगा आंसर, 6179, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 33,
लेस देन 33। एक बार बोर्ड की तरफ देखो, ये जो आया है ये क्या आया है बताओ, कि एक बच्चा 33 से कम स्कोर करेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, और हमको कितने बच्चे पे कमेंट करना है ओवरऑल, 1000 बच्चे पे, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 33 इज इक्वल्स टू 0.6179 into 1000, तो दिस इज इक्वल्स टू 617.9। और एक ऐसा सिंबल बनाना आप, हाँ देखो दिखा देता हूं, 1000 इंटू 0.6179 इज इक्वल्स टू 617.9 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 618 कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। सेकेंड पार्ट देखो इसका, मोर देन 50 मार्क क्या हो जाएगा, P ऑफ x ग्रेटर देन 50 चाहिए आपको शायद, तो P ऑफ z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सोचो, 50 माइनस 30 अपॉन में 10। सॉल्व करने पे आई थिंक P ऑफ z ग्रेटर देन 2 चाहिए आपको, तो 1 माइनस P ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं। एक बार टेबल में देखूं 2 का क्या हालचाल है, 0.9772 माइनस अरे कितना आएगा 0228। ठीक है, ठीक ही लग रहा है। आगे लिखो, हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 50 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे सोचो, दिस इंटू 1000 दैट इज इक्वल्स टू 22.8 आएगा, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 23 कर दो आप, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 23। थर्ड पार्ट देखो इसका, बिटवीन 30 एंड 45 चाहिए आपको, तो P ऑफ 30x 45, फिर P ऑफ 30 माइनस 30 बाई 10 लेस देन z लेस देन 45 माइनस 30 बाई 10। यहां से P ऑफ शायद ये पहला 0 हो जाएगा, z लेस देन मेरे ख्याल में 1.5 क्या, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा शायद P ऑफ z लेस देन 1.5 माइनस P ऑफ z लेस देन 0, दिस इज इक्वल्स टू z लेस देन 1.5 का क्या हाल चल रहेगा, कितना 93332। ओके, ये वाला ये तो हाफ हो जाएगा, या 0.5 सॉल्व करने पे 0.4332। ठीक है, आगे लिखूं, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 30 and 45 is equals to 0.4332 into 1000, अल्टीमेटली 433.2, और इस पर 0.2 है तो राउंड ऑफ में हम 433 ही रख लेंगे उसको। लिखो अप्रोक्सीमेटली 433, हालांकि 434 भी कर देते तो मतलब गलत नहीं होगा वो। ठीक है, अगला देखो, बहुत इजी है, बस ध्यान से थोड़ा पढ़ लो, ये देखने में खूंखार लग रहा है और एग्जाम में ये आया हुआ है। आइए बात करें, तो ये कह रहा है कि इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन अ सर्टेन कम्युनिटी बिटवीन 3 PM to 4 PM हैज मीन ऑफ इतना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इतना। पहले पूरे लाइन में ना बस 2 ही काम का इंफॉर्मेशन है, मीन इतना और स्टैंडर्ड डिविएशन इतना। ये आपका म्यू है और ये आपका सिग्मा है, बाकी ये 3 PM 4 PM ये सब बकवास है। ठीक है, ये सब कोई काम का चीज नहीं है। आगे देखो आप, what is the percentage of मतलब what percentage of time will there be more than 400 telephone calls made in the community between this period। तो काइंड ऑफ मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना तो मेरे से ये पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। और सोचो ये निकाल पाओगे, एक्स का टेबल होता है कि एक्स का टेबल नहीं होता? एक्स का टेबल नहीं होता, टेबल किसका होता है? जेड का। तो उसको जेड में चेंज करना होगा और उसके लिए आपके पास में सर्टेन इन्फॉर्मेशन है, म्यू इक्वल्स टू 352 और सिग्मा इक्वल्स टू है आपका 31। आगे बढ़ रहे हैं, सो पी ऑफ
z ग्रेटर देन हो जाएगा मेरे ख्याल में 400 माइनस कितना 352 अपॉन में 31। सो p ऑफ z ग्रेटर देन कितना बचेगा 1.54। नहीं, आप तो दो तक ही जाओ, दो से ऊपर मत जाओ, ठीक है। अब इसके आगे p ऑफ, ये तो ग्रेटर वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1.54। फिलहाल तो टेबल से देख लो, बाकी एग्जाम में ना मोस्ट प्रोबेबली इसका वैल्यू दिया हुआ था, मतलब देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हो ही नहीं सकता। देखो कितना आ रहा है 0. अल्टीमेट बता रहे हो कि 1 माइनस वाला? हाँ, ये वाला बताओ कितना आ रहा है 9382, और बचेगा कितना इतना ना। अब देखो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी आया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो लिखो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू 0.0618 into 100, so this is equals to 6.18%. 6.18%. 6.18%, ठीक है। देखो इसको, देखो करें। देखो अभी तक जनरली क्या होता था कि आपको एक्स जेड ये सब बता के जो है ना, वो टेबल से आपको पूछता था कि बताओ मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो। इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं टेबल से रिलेटेड वैल्यू आपको पहले ही दे दी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि z पता होता था और z के लिए आप टेबल में जो वो वैल्यू ढूंढते थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको वो वैल्यू बता दी है जो टेबल से आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिला होगा, और उसके करेस्पॉन्डिंग z क्या होगा वो आपसे पूछ रहा, ठीक है। पढ़ के देखो। x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन इतना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। बढ़िया बात है। ये बोल रहा है कि फाइंड k such that probability of x lying between 10 and k is 0. इतना इतना। मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि p of x lying between k and 10 and k, ठीक है, 10 and k। इसका आंसर आपको पहले से दिया हुआ कितना 0.4772, और इस सिचुएशन में आपको ये वाला k बताना है, ठीक है। एक बार मैं बोलूंगा कि कुछ लिखो मत, थोड़ा मेरे को करते हुए देखो। ये लाइन पहले इंटरप्रिटेशन में समझ में आया कि नहीं आया? ये जो वैल्यू उठा के दिया हुआ ये ऑब्वियसली z टेबल से ही उठा के दिया होगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, x के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये उससे बहुत ज्यादा अभी रिलेट नहीं कर पाएगा। इसको उससे रिलेट कराने के लिए पहले आपको यहाँ का सब माहौल जो है वो z में चेंज करना। z में चेंज करने के लिए अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, क्या हो जाएगा सोचो, p ऑफ 10 माइनस 10 बाई कितना 4 और लेस देन z लेस देन k माइनस 10 बाई कितना 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना दिया आपको 0.4772, ठीक है। अब यहां से देखते जाना, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में p ऑफ 0 लेस देन z लेस देन k माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0.4772। इसके आगे देखो, अब आपको क्या है कि सिंस ये दो जन के बीच का आंसर चाहिए तो इधर वाला माइनस इधर वाला ये करना होगा आप, ठीक है। तो वो यदि करते हो तो क्या होगा सोचो, p ऑफ z बीइंग लेस देन k माइनस 10 अपॉन 4, ठीक है, माइनस p ऑफ z लेस देन 0 जैसा सिचुएशन होगा, दिस इज इक्वल्स टू 0.4772। अभी तक टेबल का कोई जरूरत है नहीं हमको, चलेगा यहां तक। p ऑफ z लेस देन 0 को किससे रिप्लेस कर सकते हो 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए p ऑफ z, सोचना ध्यान से, लेस देन क्या k माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू इट इज 0.4772। इसको वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा p ऑफ z लेस देन k माइनस 10 बाई 4 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 0.9772। चलेगा यहाँ, क्लियर। अब पहुंच गए हम यहां तक। अब देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, पिछले क्वेश्चन में ये वाला पूरा पार्ट आपको पता होता था और इसको देख के आप टेबल से ये वाला वैल्यू निकालने का ट्राई करते थे। इस बार काम उल्टा हो रहा है, इस बार आपको ये वैल्यू दे दी है और कहीं ना कहीं ये वाला क्या आपसे पूछा हो, तब आपको क्या करना है, देखो कि अब आप अपने टेबल का ना, एक सेकंड रुकना, आप ये वाला पार्ट नहीं नोटिस करो,
पिछले क्वेश्चंस में आपको z पता होता था, इसलिए आप ये वाला पार्ट नोटिस करते थे। इस बार आप क्या करोगे कि आप इधर देखोगे, आपको फाइनली राइट हैंड साइड में एरिया कितना मिला बताओ, ध्यान से देखो, ये 5 जाके ऐड हो गया है, तो आपको मिला है 9772, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है टेबल में कि 9772 कहाँ है, एंड टेबल में एक खास बात है कि धीरे धीरे एरिया बढ़ता ही रहता है। हाँ, तो 9772 एक ही जगह आ रहा होगा, यहाँ पे 9597 9772 2.0 एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब अगर 2.0 बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, p ऑफ z लेस देन k माइनस 10/4 इज इक्वल्स टू, इसको यू कैन चेंज बाय p ऑफ z लेस देन 2, जो आपको मिला वहां, ठीक है। फिर बाय कंपैरिजन आप यहां से क्या कह सकते हैं कि k माइनस 10/4 इज इक्वल्स टू कितना 2, सो k माइनस 10 इज इक्वल्स टू आई थिंक 8, k इक्वल्स हो जाएगा आपका 80। तो ऐसा काउंटर इंटरप्रिटेशन भी जो है वो हो सकता है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलें आगे, इसको देखो। अच्छा इसको देखो ना, ये सेम ही क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में देखो बुक के कंपैरिजन में ना मैंने थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल करने के लिए इसको के कर दिया था बुक में, लेकिन ये लोग क्या किया था देखो कि उसको छोटा एक्स बोल रहा था और इसको बड़ा एक्स बोल रहा था। बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही, समझे। मैंने बस इसको के कर दिया तो आप एक्स के साथ में इसको कंफ्यूज यहां नहीं कर रहे थे। मेन एग्जाम में हो सकता है कि कैपिटल एक्स जो यूज हो रहा है वो नॉर्मल वेरिएट के लिए यूज हो, और यहां पर एक अगर स्मॉल एक्स रहता है तो वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको वैसे भी थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट देखो, आइए बात करते हैं, आसानी है वैसे तो। गिवन दैट स्कोर्स ऑफ अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन एन आईक्यू टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द आईक्यू टेस्ट हैज मीन ऑफ इतना, मतलब ये आपका म्यू हो गया, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना, यानी कि ये आपका सिग्मा हो गया। What is the probability that a candidate who takes the test will score between 90 and 110? तो आई थिंक ऑलरेडी किया हुआ है आप लोग का, P ऑफ 90 लेस देन x लेस देन 110 टाइप कुछ रहेगा। बाकी फिर इस पे आप टेबल वेबल लगा नहीं सकते हैं, तो z कन्वर्ट करना होगा आपको z में, तो P ऑफ आई थिंक 90 माइनस 100 अपॉन मेरे ख्याल में 10 लेस देन z लेस देन 110 माइनस 100 अपॉन में मेरे ख्याल में फिर से 10, फिर यहां से P ऑफ पहले आ जाएगा शायद -1 लेस देन z लेस देन 1, ठीक है। अगले पेज पे P ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू -1। बोलो कितना कितना है, माइनस और डिफरेंस 26, ये आपका देख लो, कुछ टफ नहीं था। लास्ट आज के लिए देखो, इसमें क्या है, एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारा वर्कर है, कितना वर्कर है वो नहीं पता हमको, वही ढूंढना है शायद कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर बता दो, ठीक है। अभी ठीक है, एक बार टोटल वर्कर को इग्नोर मारो आप, अब क्वेश्चन को पढ़ो। तो मंथली सैलरीज ऑफ वर्कर्स इन अ सर्टेन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। द मीन सैलरी इज इतना, मतलब ये क्या हो गया आपका म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इतना, मतलब ये क्या हो गया आपका सिग्मा। इफ 668 वर्कर्स आर गेटिंग सैलरी लेस देन इतना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो मेरा पहला कहना है कि किसी भी एक वर्कर का सैलरी इससे कम होगा, चलो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ये तो निकाल सकते हैं। लिखो P ऑफ x, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखते जाना, हाँ, P ऑफ x लेस देन 3325, तो z में कन्वर्ट करो इसको, और ये हम एक वर्कर के लिए कर रहे हैं, चाहो तो ये लिख भी दो, फॉर वन वर्कर P ऑफ x लेस देन 3325, z में कन्वर्ट करोगे तो शायद ऐसा कुछ आएगा, z लेस देन 3325 माइनस कितना 4000 और डिवाइडेड बाय 450, ठीक है। तो P ऑफ z लेस देन कितना आ रहा है बताओ, 67, हर डिवीजन के पहले कितना 65, नेगेटिव में होगा ना शायद, बाई 450। एक बार इसको करके देखो कितना आ रहा है, माइनस 1.5 क्या, तो z लेस देन माइनस 1.5, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना 0.6, अच्छा 0.0668,
हाँ सही है, इतना ही आना चाहिए। तो पी ऑफ जेड लेस देन इतना है। अब आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोचना और वापस से आप रिकॉल करना वो ब्लेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर हमारे पास में सपोज करिए, इसको इग्नोर मारो, मैं अगर ऐसे बोलूं कि एक ब्लेड के पैकेट में वही 10 आता है ऐसा वैसा, और मैं आपसे पूछूं कि 10,000 के कंसाइनमेंट में कितना डिफेक्टिव पैकेट्स होगा हमारे पास में, तो हम करते क्या था कि एक पैकेट का निकालते थे और फिर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इन द कंसाइनमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर भी हमने क्या किया कि एक वर्कर का सैलरी इतने से कम होगा वो निकाल लिया। अब आप मन में ऐसा अज्यूम कर लो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर मान लो कि एक्स रहा होगा, ठीक है, ये डब्ल्यू रहा होगा, आपको नहीं पता, ठीक है। नाउ डब्ल्यू इनटू दिस प्रोबेबिलिटी शुड गिव यू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली गेटिंग सैलरी लेस देन दिस, वेयर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ऑल द वर्कर्स। यही तो करेंगे ना, अगर टोटल वर्कर हमको पता होता और फिर टोटल कितना लोग का सैलरी इससे कम होना होता, वो पता करने के लिए आप क्या करते कि एक का निकाला प्रोबेबिलिटी और उसको फिर टोटल वर्कर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो लिखो लेट टोटल वर्कर भी एक्स लेने में कोई टेंशन तो नहीं है, ले सकते हैं, और डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू ले। लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर भी, एक्चुअली एक्स यहाँ यूज हो रहा है इसीलिए पूछ लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर भी डब्ल्यू। नाउ W हो गया आपका टोटल वर्कर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वर्कर गेटिंग लेस देन 3325, तो ये हो जाएगा 0.60668 एंड दिस इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 668 आई थिंक, ठीक है। सो W इंटू 668 अपॉन में मेरे ख्याल में 10,000 इज इक्वल्स टू 668, ये दोनों कट गया एंड W इक्वल्स हो जाएगा 10,000, करेक्ट। ये आपका आंसर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।